बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ स्मार्ट शबी, लेक्चर बॉटनी। आज का हमारा सेकंड ईयर का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द नर्व इम्पल्स। पीछे हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, नर्व सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि नर्व सेल्स जो हैं वो ऐसे सेल्स हैं जिनके ऊपर मैसेज ट्रैवल करता है टूवर्ड द CNS एंड अवे फ्रॉम द CNS, और उस हिसाब से जो है वो रिस्पॉन्स करवाया जा रहा होता है और इस तरह से हिसाब से जो है जो स्टिमुलस है उसको रिसेप्ट किया जा रहा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो नर्व सेल्स हैं उन पे जो मैसेज है, इन स्टिमुलस का जो मैसेज है जो CNS तक जाता है, या CNS का जो रिस्पॉन्स है जो इफेक्टर तक जाता है, वो किस फॉर्म में ट्रैवल करता है और किस तरह से ट्रैवल करता है। तो वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। नर्व इम्पल्स बेसिकली क्या है? नर्व इम्पल्सेस हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस ओवर द न्यूरॉन्स या सेल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन्स। तो जो न्यूरॉन्स के सेल मेम्ब्रेन हैं उन पे इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस का मतलब, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्जेस का चेंज, और केमिकल का मतलब है कुछ आइंस हैं जो मूव करते हैं, तो उसकी वजह से, या प्रोटीन्स जो हैं वो मूव करती हैं, तो उसकी वजह से जो है वो कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं। उस फॉर्म में चेंजेस जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, जिनको हम नर्व इम्पल्स का नाम दे रहे होते हैं। तो सबसे पहली लाइन जो है वो नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन है। यू कैन अंडरलाइन दिस। नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज विच ट्रैवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शंस एंड मूवमेंट ऑफ आइंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो केमिकल रिएक्शंस और आइंस की मूवमेंट होती है सेल मेम्ब्रेन पर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस जो हैं वो पैदा होते हैं। एंड दीज इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस ट्रैवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। ये पूरी न्यूरॉन पर मूव करते रहते हैं। दीज आर नॉन एज द नर्व इम्पल्सेस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिक वर्क। इट रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ मैनिफेस्ट ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ चार्ज अक्रॉस अ बैरियर। तो बेसिकली हम कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आते हैं। तो दीज इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आर डन बाय द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है इट इज़ अ कैपेसिटी, इट इज़ द मेजर ऑफ द कैपेसिटी टू इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क करने के लिए कितनी कैपेसिटी चाहिए उसको मेजर करना जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ चार्ज अक्रॉस अ बैरियर। तो मतलब जब एक बैरियर हो बीच में और उस बैरियर को क्रॉस करना है चार्जेस ने, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की शक्ल में चाहिए। तो यहाँ नर्व इम्पल्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जिक्र करने की क्या ज़रूरत है? बेसिकली जो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हैं जो कि नर्व सेल्स की सेल मेम्ब्रेन पर हो रहे होते हैं। तो अगर यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन को हम एक बैरियर मान लें, तो उसके अंदर और बाहर की तरफ जो चार्जेस की मूवमेंट है, तो उसको जो है मूवमेंट कराने के लिए अगर आप देखें तो आप उसको समझ सकते हैं कि ये एक तरह की सेल सेपरेशन हो रही है विच इज़ डन बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन द केस ऑफ न्यूरॉन द चार्जेस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस, यानी जो सेल सेपरेट हो रहे होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हैं, और जो बैरियर है हेयर इज़ द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The electric potential that exists across a cell membrane is known as membrane potential. A typical neuron at rest is more positive electrically outside than inside the cell membrane. इस लाइन को आपने जहन में रखना है। यही लाइन जो है वो आगे चीज़ों को समझने में मदद करेगी कि जब एक न्यूरॉन रेस्ट में होती है, यानी उसके ऊपर किसी भी किस्म की नर्व इम्पल्स नहीं आई हुई है, then that is more positive electrically outside, यानी बाहर वाली साइड पर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं और अंदर वाली साइड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास एक न्यूरॉन सेल है, तो ये आपके पास हो गया इनर इन्वायरमेंट और ये आपके पास हो गया आउटर इन्वायरमेंट। तो वो कहते हैं कि जब ये रेस्ट पर है तो बाहर वाली साइड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव कंडीशन ज़्यादा हैं और अंदर वाली साइड पे नेगेटिव। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस और अंदर सिर्फ नेगेटिव चार्जेस हैं, नहीं, बाहर पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। इसी तरह से अंदर पॉजिटिव भी हैं और अंदर नेगेटिव भी हैं, लेकिन बाहर पॉजिटिव आइंस की तादाद ज़्यादा है और अंदर जो है वो नेगेटिव आइन की तादाद जो है वो ज़्यादा है। ये एक रेस्ट की कंडीशन है। This net difference in charge between the inner and outer surface of non-conducting neuron is called the resting membrane potential. तो इस कंडीशन को हम कहते हैं resting membrane potential. The major factors which are involved in the resting membrane potential are, अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो resting membrane potential को मेंटेन करती हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बाहर पॉजिटिव कंडीशन ज़्यादा करती हैं और अंदर नेगेटिव कंडीशन को ज़्यादा करती हैं। तो वो हमारे पास जो हैं चार जो हैं वो कंडीशंस आपको दी हुई हैं। एक है सोडियम एंड पोटाशियम आइन,
नेगेटिव ऑर्गेनिक आइन, लीकेज ऑफ द पोटाशियम आइन फ्रॉम द न्यूरॉन्स, नॉन कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। तो जो चीज़ें डिटेल में है वो 3 है। सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम एंड पोटाशियम आइंस जो है वो किस तरह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। Of the many kind of ions present in the nerve cells and the surrounding fluid, sodium and potassium ions are the most important। यानी सिर्फ सोडियम और पोटाशियम आइंस मौजूद नहीं हैं, बहुत सारे टाइप के आइंस मौजूद हैं, लेकिन उनमें जो इंपॉर्टेंट हैं सोडियम और पोटाशियम है। सोडियम आइंस आर 10-fold हायर इन कंसनट्रेशन आउटसाइड देन इनसाइड द मेम्ब्रेन सरफेस। कि सोडियम आयन बाहर 10 गुना ज़्यादा है अंदर की निस्बत, यानी अंदर भी सोडियम आयन है, बाहर भी सोडियम आयन है। मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ भी सोडियम है, बाहर की तरफ भी सोडियम है, लेकिन बाहर जो है वो सोडियम की कंसनट्रेशन अंदर के सोडियम की निस्बत 10 गुना ज़्यादा है। वेयर एज पोटाशियम आइंस आर 20 टाइम मोर कंसनट्रेटेड इनसाइड देन आउटसाइड। अब एक और बात आ गई कि पोटाशियम आयन अंदर वाली साइड पे 20 गुना ज़्यादा है बाहर की निस्बत। अब यहाँ पर एक चीज़ कंफ्यूज कर सकती है कि पोटाशियम आयन 20 गुना ज़्यादा है और सोडियम आयन 10 गुना ज़्यादा है, तो 20 गुना वाली कंडीशन ज़्यादा है तो अंदर, तो इसका मतलब है जो है पॉजिटिव कंडीशन ज़्यादा है। लेकिन जब हम अगला पॉइंट देखेंगे तो उधर आपको क्लियर हो जाएगा। ऑल द न्यूरॉन्स हैव वेरी एक्टिव सोडियम एंड पोटाशियम पम्प्स लोकेटेड इन देयर सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में जो है वो पोटाशियम और सोडियम पम्प्स मौजूद होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया। ये देखें, ये आपके पास सोडियम और पोटाशियम पंप हैं जो सोडियम और पोटाशियम की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। Driven by the splitting of ATP, these pump transport sodium out and potassium into the cell। तो वो कहते हैं कि ATP इस्तेमाल करके ये सोडियम को बाहर की तरफ पंप करते हैं और पोटाशियम को अंदर की तरफ पंप करते हैं। अब ATP क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रही है। बाहर ऑलरेडी सोडियम ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद सोडियम को बाहर की तरफ पंप किया जा रहा है। पोटाशियम ऑलरेडी अंदर ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद पोटाशियम को अंदर की तरफ जो है पंप किया जा रहा है। Both against their concentration gradient. For every 2 potassium that are actively transported inward, 3 sodium are pumped out. So inside become more negative than the outside। देखें इस वाली डायग्राम में आप दोबारा आएँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले में कि 3 सोडियम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, 2 पोटाशियम अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो यही चीज़ जो है वो अंदर वाली कंडीशन को नेगेटिव रखती है एज़ कम्पेयर टू आउटर कंडीशन, क्योंकि बाहर सोडियम ऑलरेडी ज़्यादा है, उसके बावजूद 3 सोडियम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। अंदर पोटाशियम नो डाउट ज़्यादा, लेकिन अंदर एंटर हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 पोटाशियम एंटर हो रहे हैं। साथ ही आप इधर देखेंगे पोटाशियम जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए बाहर भी निकल रहा होता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो मिलकर इसको बना रही हैं मोर पॉजिटिव आउटसाइड कंडीशन को और मोर नेगेटिव इनसाइड कंडीशन को। दूसरा पॉइंट मज़ीद इस चीज़ को क्लियर करेगा कि बाहर वाली कंडीशन कैसे मोर पॉजिटिव है, वो है नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस। द लार्ज नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस सच एज प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड आर मच मोर इनसाइड द मेम्ब्रेन देन आउटसाइड। तो जो नेगेटिव आइन है वो अंदर वाली साइड पर ज़्यादा है, बाहर वाली साइड पर कम है, तो ये चीज़ इसको ज़्यादा नेगेटिव बना रही है इनर साइड को। वेयर दे आर ओनली नेग्लिजिबल कंसनट्रेशन, ये बाहर अगर हैं भी तो नेग्लिजिबल हैं, बहुत कम हैं, ना होने के बराबर हैं। दिस मेक द इनसाइड ऑफ न्यूरॉन मेम्ब्रेन मोर नेगेटिव। थर्ड पॉइंट विच इज़ द लीकेज ऑफ द पोटाशियम आइन फ्रॉम न्यूरॉन्स, जो कि यहाँ पर आपको डिफ्यूजन की शक्ल में दिखाया गया है। सेल मेम्ब्रेन इज virtually impermeable to all ions except पोटाशियम। यानी पोटाशियम के अलावा जो है वो सेल मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है सबके लिए, पोटाशियम को अलाउ करती है, बाकी किसी आयन को जो है वो डिफ्यूजन के लिए अलाउ नहीं करती है। Since the membrane is slightly permeable to potassium, some of it leak out of the cell. The loss of this positive ion from the neuron by diffusion across more negative charge inside than outside the cell membrane। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो इनसाइड को जो है वो मोर नेगेटिव बना रही हैं। एक चीज़ जो आप यहाँ पर रेड लाइंस में से तैयार करेंगे वो है ये कि जब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की उसके वक्त जो वोल्टेज है दैट इज़ -70 मिली वोल्ट्स। तो ये जो है वो आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे ही नर्व इम्पल्स आती है तो फिर क्या क्या चेंजेस आते हैं। जब स्टिमुलस आता है तो नर्व इम्पल्स जनरेट होती है और उस वक्त जो है वो मेम्ब्रेन पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, दैट इज़ नॉन एज द इनिशिएशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। Under normal condition, a nerve impulse is initiated by an appropriate stimulus which is known as threshold stimulus applied at one end of neuron, and it result in a remarkable localized change in the resting membrane potential। तो कहते हैं कि नर्व इम्पल्स कैसे इनिशिएट होती है, बाय स्टिमुलस। और स्टिमुलस क्या है, थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस, यानी वो कम से कम स्टिमुलस जो कि एक नर्व इम्पल्स जनरेट करा सकता है, दैट इज़ नॉन एज द थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। तो थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस जो है वो एक जगह पर नर्व इम्पल्स जनरेट कराता है, उस जगह पर चेंजेस क्रिएट करता है और वो चेंजेस जो वो आगे आगे फिर मूव करते रहते हैं।
इट डिसअपेयर फॉर अ ब्रीफ इंस्टेंट एंड इज रिप्लेस बाय अ न्यू पोटेंशियल कॉल्ड द एक्शन और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो वही होता है कि जैसे ही नर्व इम्पल्स जनरेट होती है वहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाता है और एक नया पोटेंशियल जनरेट होता है जिसको हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम देते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेट द इनर मेम्ब्रेन सरफेस बिकम मोर पॉजिटिव देन आउटसाइड, यानी उलट हो जाता है। जिस जगह पर, सिर्फ पूरी मेम्ब्रेन पे नहीं, जिस जगह पर ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उस जगह पर इनर साइड मोर पॉजिटिव हो जाती है और आउटर साइड जो है वो मोर नेगेटिव हो जाती है, उलट हो जाती है, जैसा कि ये वाली जगह आपको दिखाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठहरें ज़रा, ये सिर्फ और सिर्फ ये वाली रीजन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनर साइड जो है वो नेगेटिव और मोर पॉजिटिव हो गई है और आउटर साइड जो है वो नेगेटिव हो गई है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंडीशन जो है वो पैदा कर रही हैं? सोडियम एंड पोटेशियम आयन मूवमेंट। द पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स इज एसोसिएट विद इंक्रीज इन परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आयन मूविंग इनवर्ट अपसेटिंग द पोटेंशियल मेम्ब्रेन मेकिंग द इनसाइड मोर पॉजिटिव देन द आउटसाइड। तो कहते हैं जैसे ही नर्व इम्पल्स जनरेट होती है सोडियम आयन के लिए मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। सोडियम आयन बाहर की तरफ निकलने की बजाय अंदर की तरफ आना शुरू कर देते हैं जिससे मोर पॉजिटिव कंडीशन आ जाती है। Neurophysiologists believe that the increased permeability is due to opening of specific pores in the membrane termed as sodium gates. जो न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि होता ये है कि जैसे ही नर्व इम्पल्स जनरेट होती है मेम्ब्रेन के ऊपर, वहाँ पर कुछ सोडियम गेट्स हैं, पोर्स हैं, उनको सोडियम गेट्स कहते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। वो जैसे ही ओपन होते हैं सोडियम जो है वो रश्ड इन हो जाता है। तो इसी तरह से जो पोटाशियम है वो बाहर की तरफ ऑलरेडी निकल रहा था, लेकिन उसका जो है वो ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता। चार्जेस जो हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। इनर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन हैज़ एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आइन, अंदर वाली साइड पे पॉजिटिव आइन ज़्यादा हो गए हैं तो इनर सरफेस जो है वो पॉजिटिव हो जाती है और आउटर सरफेस जो है वो उस जगह पे नेगेटिव हो जाती है। पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग नर्व एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल द न्यूरॉन कंडक्ट द इम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। मेम्ब्रेन पोटेंशियल उस वक्त क्या हो जाता है? मेम्ब्रेन पोटेंशियल उस वक्त हो जाता है पॉजिटिव 0.05 वोल्ट या फिर पॉजिटिव 50 मिली वोल्ट्स जो हो जाता है। These changes occur along the length of the neuron till the nerve impulse reach the synapse। अब वो कहते हैं कि ये इस तरह से मूव करती रहती है, जैसे हम देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, पहले इस जगह पर है, फिर थोड़ी देर के बाद ये इधर आ जाएगी, फिर इधर आ जाएगी, फिर इधर करते 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 वो नर्व की एंड तक पहुंच जाती है। जैसे अगर मैं ये बनाती हूँ ना कि ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, और उसके नीचे जो है वो एक और न्यूरॉन है, तो यहाँ पर जो है वो नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती करती इस जगह तक पहुँच गई। अब यहाँ पर एक छोटा सा गैप है, दैट गैप इज़ नॉन एज साइनेप्स। तो ये यहाँ तक फिर नर्व इम्पल्स जो है वो पहुँच जाती है। अब नर्व इम्पल्स को इधर से लेकर इधर तक पहुँचना है, यानी साइनेप्स को क्रॉस करना है। वो फिर हम साइनेप्स में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से जो है वो क्रॉस कर रही होती है। तो करते करते वो साइनेप्स तक पहुँच जाती है। Soon after passage of the impulse, the resting membrane potential is restored by the movement of a small number of ions, especially positive पोटाशियम मूविंग आउट। फिर जैसे ही वो नर्व इम्पल्स आगे मूव करती है पीछे वाली कंडीशन रिस्टोर कर दी जाती है। दिस न्यूरॉन नाउ इज़ रेडी टू कंडक्ट अनदर इम्पल्स। अब उसके ऊपर मतलब अब कंडीशन दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ चली गई है, अब वो दोबारा से नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए रेडी हो गई है। इट मे बी एडेड दैट इन माइलिनेटेड न्यूरॉन द इम्पल्स जम्प फ्रॉम नोड टू नोड, नोड ऑफ रेनवियर, दिस इज़ कॉल्ड द सॉल्टेटरी इम्पल्स। अच्छा, पीछे हमने जब न्यूरॉन्स पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि कुछ न्यूरॉन्स के एक्सोन के ऊपर जो है माइलिनेटेड शीट मौजूद होती है। तो जहाँ पर ये माइलिनेटेड शीट मौजूद होती है वहाँ पर जो न्यूरॉन्स हैं वो फिर नोड टू नोड मूव करती हैं। जैसे अगर मैं ये बनाती हूँ, दोबारा से एक न्यूरॉन बनाती हूँ, ये मैंने जो है वो एक्सोन बनाया है। अब मिसाल के तौर पर इस एक्सोन के ऊपर माइलिनेटेड शीट जो है वो मौजूद है। अब यहाँ से जब न्यूरॉन्स ने ट्रैवल करना है तो न्यूरॉन जंप करके यहाँ, नर्व इम्पल्स यहाँ जंप करके यहाँ आएगी नोड पर, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी। इस तरह से जब वो मूव कर रही होती हैं तो उसको हम कहते होते हैं सॉल्टेटरी इम्पल्सेस। येलो बॉक्स में आपको एक दी हुई इन्फॉर्मेशन, द नॉर्मल स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स इन ह्यूमन इज़ 100 मीटर पर सेकेंड। एक बंदे में जो है वो 1 सेकंड में 100 मीटर का फासला नर्व इम्पल्स तय कर सकती है, लेकिन अगर बहुत एमरजेंसी हो या हमने बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करना हो तो वो 120 मीटर पर सेकेंड तक भी जा सकती है। अच्छा, उसके बाद आप ये ग्राफ दोबारा देखेंगे। इस ग्राफ के अंदर आपको बताया हुआ है, ये आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है और वाई एक्सिस के ऊपर इन्होंने मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो दिया हुआ है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था? -70, यानी यहाँ पर जो है जब वो रेस्ट के अंदर है तो यहाँ पर तकरीबन हमारे पास बन जाता है -70 मिली वोल्ट्स। फिर जैसे जैसे नर्व इम्पल्स जनरेट होती है आप देख सकते हैं जो मिली वोल्ट्स है वो कंडीशन बढ़ती जा रही है और वो 50 मिली वोल्ट्स तक पहुँच गया।
यानी यहाँ पर आपके पास नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट हो गई। जब नर्व इम्पल्स जनरेट होगी तो हमारे पास ये वाली कंडीशन होगी। फिर नर्व इम्पल्स इधर की तरफ मूव करेगी तो ये वाली जो जगह है वो फिर दोबारा से अपने आप को नॉर्मलाइज कर लेगी और रीपोलराइज कर लेगी और वो फिर रिकवर हो जाएगी। तो अगली जगह के ऊपर यहाँ पर फॉर एग्जांपल नर्व इम्पल्स पहुँच गई, फिर नर्व इम्पल्स के ऊपर इसी तरह से चेंज आएगा और इस तरह से ये मूव करती हुई आगे की तरफ चली जाएगी। तो जब आप ये टॉपिक करेंगे तो ये ग्राफ और ये डायग्राम दोनों तैयार करेंगे और आपका होमवर्क भी यही है कि आप लोगों ने ये टॉपिक प्रिपेयर करने के बाद मुझे ये कंप्लीट टॉपिक लिखकर जो है वो सेंड करना है। बाकी आपको समझ नहीं आती फिर आप मुझसे पूछें कि क्या चीज़ जो है वो क्लियर नहीं हो रही है। टॉपिक को अपने लेक्चर को 2 से 3 दफ़ा सुना करें और फिर आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर अगर कोई छोटी बड़ी मोटी बात अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप फिर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।